गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी कक्षा 7 का पुस्तक बसंत का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिमालय की बेटियां इस पाठ का नाम है और इस पाठ के जो लेखक है वो है नागार्जुन। तो नागार्जुन जी ने इस पाठ में हिमालय की बेटियां, जो हिमालय की बेटियां किसको बोला है, जो हिमालय से बहती हुई नदियां होती है उनको हिमालय की बेटियां बोला है और बताया कि वो कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो लेखक बोलता है कि अभी तक मैंने उन्हें किसे, उन्हें से उसका मतलब है पहाड़, हिमालय की बेटियों को, हिमालय की बेटियां अर्थात नदियाँ। ठीक है, उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, कैसी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई सी लगती। वो कैसी लगती, बहुत ही सीरियस टाइप, बहुत गंभीर, शांत और क्या, अपने आप में खोई सी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब, संभ्रांत अर्थात उत्तेजित, संभ्रांत अर्थात उत्तेजित। ठीक है, तो वो कैसी थी, उत्तेजित महिला की भांति प्रतीत होती है, लगती है। ठीक है, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव है। तो क्या कहता है लेखक कि उसके प्रति, किसके प्रति, हिमालय की बेटियों के प्रति उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, आदर है, मतलब रिस्पेक्ट है, और श्रद्धा। ठीक है, और क्या है, श्रद्धा, आदरपूर्ण आस्था का भाव है। ठीक है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि माँ और दादी और मौसी और मामी की गोद की तरह वो क्या करता है, उनकी धारा में, किसकी, नदियों की धारा में क्या, डुबकियां लगाया करता है। धारा मतलब जैसे ये वाटर स्ट्रीम कहते हैं ना, जैसे ये नदी आ रही है, इसकी धारा, ये हो गई धारा, है ना। तो इसकी धारा में वो क्या करते थे, डुबकियां लगाया करते। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो कहता है परंतु जब इस बार वह हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वो क्या थी, कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक कहता है कि मैं हैरान था यह देखकर कि दुबली पतली जो गंगा है, यमुना है, और ये सतलुज जो है वो समतल, समतल मतलब जिसका तल बराबर हो। ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल प्लेन्स कहते हैं जिसे, प्लेन मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, वो कहते हैं इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना और खिलखिलाकर लगातार हंसना, इनके ये भाव भंगी, इनका यह भाव क्या है, इनका यह उल्लास, इनका यह हर्षोल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो कहते हैं कि जैसे वो, जब वो उतरते हुए ऊपर से पतली सी आती है और कल आवाज़ करते हुए आती है, तो उनका हर्षोल्लास मैदान में आकर कहाँ चला जाता है। कवि यह पूछता है, ठीक है, किनका, नदियों का। किसी किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि क्या किसी लड़की को भी जब वो देखते हैं और या किसी कली पर जब उनका ध्यान अटक जाता है तो भी उन्हें इतना कौतूहल क्या नहीं होता है, इतना कौतूहल मतलब किसी वस्तु को देखने या जानने की इच्छा या चाहत नहीं होती, इतनी जिज्ञासा नहीं होती है। ठीक है, कौतूहल अर्थात किसी भी वस्तु को देखने या जानने की इच्छा, या फिर हम कह सकते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, इतनी जिज्ञासा नहीं होती और विस्मय नहीं होता। क्या नहीं होता, विस्मय मतलब अचंभा। ना ही इतना विस्मय, इतना अचंभा होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, मतलब इनकी बाल लीला देखकर जितना होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जाते हैं कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बाल लीला अर्थात बचपन में जो लीला दिखाते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हो, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। तो लेखक बोल रहा है कि ये कहाँ भागी जा रही है, नदियाँ कहाँ किधर की ओर जा रही हैं, और ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिनने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो लेखक बोलता है कि अपने महान पिता, अपने पिता हिमालय को इनका पिता बोला है कि हिमालय का इतना विराट मीन्स
विराट मीन्स अधिक मात्रा में, ठीक है, इसका मतलब है अधिक, ओके, कहाँ, अधिक मात्रा में प्रेम पाकर भी वो क्या है, अगर उनका हृदय क्या है अतृप्त, मतलब अतृप्त मतलब अभी भी उसमें तृप्ति है, अभी भी वो शांत नहीं है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, ये लेखक बोलता है। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, कहते कि बर्फ़ से जली हुई नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटी, और बहुत अधिकताएँ, और बहुत बंधुर अधिकताएँ, मतलब बंधुर क्या है, गुल दोपहरिया का पौधा है, ठीक है, या फिर उसको फूल कहेंगे। अधिक क्या है, मतलब ऊंचे पहाड़ जो हैं उसके, वो क्या है, और सरसब्ज उपत क्या है ये, सरसब्ज, सरसब्ज उपत्यकाएं, ठीक है, सरसब्ज उपत्यकाएं मतलब हरे भरे मैदान, और रुकिए आपको बताती हूँ, बंधुर मतलब क्या है, बंधुर गुल दोपहरिया का पौधा होता है, गुल दोपहरिया का पौधा, या फिर आप इसको फूल भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, आदित्यकाएं, आदित्यकाएं क्या है, ऊंची पहाड़, ऊंचे पहाड़ कहेंगे इसको, ठीक है। आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज अर्थात हरियाली, या हरे भरे, और हरे भरे पहाड़ जो है वो ऐसा है इनकी लीला निकेतन, लीला तो ऐसी है इनकी लीला निकेतन, मतलब ऐसे है इनके लीला के मकान, ठीक है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, फिर क्या वो कहते हैं कि जब ये नदियाँ खेलते खेलते जो थोड़ी दूर निकल जाती है तो देवदार चीड़ सरो चिनार सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर ये क्या कहते हैं, इन्हें अपनी बीती बातें शायद याद आती है, याद करने का इन्हें मौका मिल जाता है। कौन कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो लेखक बोलते हैं कि कौन जाने जो ये बुढ़ा हिमालय वो अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना सिर धुनता होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि कौन जाने कि अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जो हम हिमालय है, ये जो हिमालय वो अपना कितना सर खपाता होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक बोलते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों पे जाकर अगर वो पूछे तो उनसे उत्तर में विराट मौन, विराट मतलब सिर्फ मौन, विराट मतलब अधिक मात्रा में, मौन मतलब शांति, ठीक है, तो सिर्फ वहाँ पे शांति ही मिलती है, उसके उसके सिवा कुछ नहीं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी सतलुज व्यास चनाब झेलम काबुल स्कूभा कपीसा गंगा यमुना सरयू गंडक कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के समान सामने नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही कवि लेखक कहते हैं कि क्या रावी सतलुज व्यास चनाब झेलम काबुल कपीसा गंगा यमुना सरयू गंडक कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां जो हैं वो उनके आंखों के सामने प्रदर्शित हो जाती है, उनके आंखों के सामने उनका दृश्य आ जाता है, किसका, हिमालय और सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुन के। फिर लेखक कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र खुद कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। लेखक कहता है कि यह क्या, दयालु हिमालय जो हिमालय है उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद
उसमें जब बर्फ़ पड़ती है तो पिघलती है, तो उसके बोल रहे हैं कि उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से क्या हो रही है, इकट्ठा होकर इन दो महानदों अर्थात दो नदियों का मिलन जब होता है तो एक महानदी बनती है। के रूप में क्या कर रही है, रूप में क्या बन रही है, समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब प्रवाह मतलब बह रही है, ठीक है। प्रवाहित होना मतलब बहना, बहते हुए आना। बहकर आया हुआ, ठीक है, प्रभावित होती रही है। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो फिर लेखक कहते हैं कि कितना सौभाग्यशाली, कितना सौभाग्य वाला है वह समुद्र जिसे किसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का क्या मिला, श्रेय मिला, मतलब सौभाग्य मिला है, ठीक है, मौका मिला, श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। फिर लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने ये नदियों को सिर्फ मैदानों में देखा है उनको, उनके दिल में, उनके मन में ये ख्याल तो शायद ही आएगा कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां किस प्रकार ये जो नदियां हैं वो बच्चियां बनकर खेली थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद बनाने में मैं कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो लेखक कहते हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग मतलब नदियाँ वस्त्रहीन होती है तो होकर खेलने वाली ये बालिकाएं जो हैं इनका रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन वो लेखक को क्या करता है, इतना लुभावना, लुभावना मतलब मन को छूने वाला, ठीक है, मन को छूने वाला, ठीक है। तो इतना लुभावना प्रतीत होता है उन्हें, क्या होता है, इतना लुभावना प्रतीत होता है वह रूप कि हिमालय को वो अपना ससुर और समुद्र को उसका क्या कहते हैं, दामाद कहने में कोई भी झिझक मतलब संकोच नहीं होता है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में हेजिटेशन कहते हैं, संकोच नहीं होता है, ठीक। फिर लेखक बोलते हैं कि कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। लेखक कहते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष, यक्ष अर्थात क्या हुआ, कुबेर की रक्षा करने, कुबेर का सेवक जो था, उसने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती, उसने क्या कहा था अपने मेघदूत से कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते देते जाना। वेत्रवती नदी बेतवा नदी है, उसको क्या करना, प्रेम का प्रतिदान, प्रेम का क्या देना, प्रतिदान मतलब प्रतिदान, प्रेम, प्रेम को उसके, वेत्रवती नदी को उसका प्रेम वापस देते जाना, प्रतिदान मतलब वापस करना, ठीक है। तो उसको प्रेम क्या बोला, कालिदास के विरही यक्ष ने क्या बोला, कालिदास के विरही मतलब वियोग से दुखी, वियोग से दुखी, क्या, वियोग से दुखी, विरही मतलब वियोग, वियोग मतलब दूरी, वियोग से दुखी, वियोग से दुखी जो मेघदूत क्या कहते हैं, वियोग से दुखी जो यक्ष है, वियोग से दुखी यक्ष अर्थात कुबेर के सेवक जो हैं, उस कालिदास के वियोग से दुखी सेवक ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान दे जाना, उसको प्रेम देते जाना, प्रेम देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, उसको उसका प्रेम वापस देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, प्रेयसी का अर्थ है प्रेमिका, ठीक है, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर क्या होगी, अवश्य ही प्रसन्न मतलब खुश होगी, ठीक है। फिर लेखक बोलता है यह बात, क्या, फिर लेखक बोलता है कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो लेखक कहते हैं कि यह बात इन चंचल, इन शैतान, नटखट, चंचल मतलब नटखट बोल सकते हैं आप, इन नटखट नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और मैंने सोचा कि शायद अब महाकवि को भी नदियों का सचेतन
ठीक है। नदियों का क्या, सचेतन मतलब समझदार रूप, रूपक मतलब रूप से युक्त, रूप से युक्त, जो ये है समझदार, सचेतन का अर्थ है समझदार। ठीक है, तो ये समझदार रूप जो होगा उसको पसंद आएगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। तो लेखक कहते हैं कि दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदान में, समतल मतलब, समतल का क्या अर्थ है, समतल का अर्थ है जो समान तल के हों, ठीक है, मतलब प्लेन, बिल्कुल मैं आपको पहले भी बताया। आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा देखेगा तो जुदा जुदा देखेगा उसको, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, वह इसी नतीजे पर, वह यही इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेखक, क्योंकि जब जो नदियां हैं वो पहाड़ से हिमालय की घाटियों में होती है तब वो साथ में होती है, फिर वो नीचे आकर जुदा जुदा हो जाती है, पूरे मैदान में फैल जाती है, तो तब बोल रहे हैं लेखक कि वह अपनी प्रेयसी से, कि वियोग दुखी जो यक्ष है वो अपनी प्रेयसी को उसको प्रेम प्रतिदान दिए जाना, प्रेम को वापस करे जाना, ताकि तुम्हारे उस प्रेम को पाकर वो भी क्या होगी, तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी प्रेमिका क्या होगी, प्रसन्न हो जाएगी। काका काले लकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो लेखक कह रहे हैं कि काका काले लकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता। लोक मतलब पूरे संसार की माता, लोक माता पूरे लोक की माता। ठीक है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेकिन लेखक कहता है कि हम इन्हें माता कहने से पहले बेटियों के रूप में देख लें तो उसमें भी क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो लेखक यहाँ पे बोलता है कि और थोड़ा आगे चलकर अगर हम इन्हीं में, अगर हम प्रेयसी मतलब प्रेमिका की भावना करें तो वो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कहते हैं कि ममता का एक धागा और है जिन्हें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। वो क्या है, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कहता है कि बहन का स्थान भी कितनी कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक नदी मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी ही कुछ भावना हुई थी। थोलिड़ की बात है, लेखक कहते हैं थोलिड़, थोलिड़ तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, मन क्या हो गया था, बहुत उचट गया था, मतलब बहुत अशांत हो गया था, तबीयत ढीली थी। तबीयत कैसी थी, ढीली थी, अर्थात ढीली होना था, तबीयत उनकी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर वो बैठ गए, सतलज नदी के किनारे जाकर वो बैठ गए। दोपहर का समय था, ठीक है, दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, और वो पानी में पैर लटका के बैठे थे। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील, प्रगतिशील मतलब प्रगति करने वाली, ठीक है, प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन ताजा हो गया, लगा मैं गुनगुनाने। कह रहे फिर जब वो उस नदी में पैर डाल के बैठे थे तो उनका क्या हुआ, तन मन ताजा हो गया, और फिर वो गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज को क्या बोला उनने, बहन, तो उन बोलते हैं जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लीला क्या है तुम्हारी, अचरज मतलब अप्रत्याशित, मतलब हैरान है तुम्हारी, क्या है, लीला बहुत ही हैरान कर देने वाली है। वह मुदित मन हटा खुमारी, क्या कहते हैं, मेरा मन क्या हुआ, मुदित अर्थात प्रसन्न हुआ, क्या है हुआ, प्रसन्न हुआ। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, वो कहते कि क्या मेरा मन करता है मैं तुम पर निझावर हो जाऊं। बलिहारी मतलब निझावर होना, ठीक है, निझावर हो जाऊं। तुम बेटी है बाप हिमालय, वो कहते कि तुम क्या हो, बेटी, और हिमालय क्या है, बाप। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय क्या है, चिंतित है लेकिन चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्र चटपट पर, क्या कहते हैं, प्रकृति नटी के, प्रकृति के इस चित्रित पट पर क्या है, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। अनुपम बहुत ही सुंदर, सर्वोत्तम और अद्भुत छाप है हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, फिर बोलते हैं जय हो सतलज बहन तुम्हारी, किसकी जय करते हैं, सतलज बहन की। ठीक है, तो यह है पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके लेखक थे नागार्जुन जी। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, लेख से है। इसमें क्या है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी
पुरानी है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन नदियों को नदियों के साथ ममता का एक और बंधन धागा जोड़ा और उन नदियों को माँ के साथ साथ इन्हें बेटी, बहन और प्रेयसी, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका के रूप में भी देखा है। ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? क्या बताई गई है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं? लेखक ने बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदी हैं जिनका नाम सुनते ही हिमालय से निकली हर छोटी बड़ी नदियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। दोनों नदियाँ हिमालय से पिघली एक एक बूंद से मिलकर महानदी बनी है। वह समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है जिसमें ये दोनों नदियाँ मिलती है। ठीक है। काका काले लकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? तो काका लकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा। क्या कहा है? काला काले लकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा कि ये नदियाँ हमें जीवन दान देती हैं। क्या देती हैं? जीवन दान। इन नदियों से हमें जल प्राप्त होता है और इनका जल शुद्ध और पवित्र होता है। ये नदियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पर जीवन प्रदान करती है, जीवदायिनी होती है, जीवनदायिनी होती है। इन्हीं नदियों के पानी से हम क्या करते हैं, नए नए उपकरण बनाने में सफल हुए हैं। इन्हीं नदियों के पानी से बिजली बनती है और इन्हीं नदियों के पानी से खेती भी होती है जिसमें अन्न प्राप्त होता है। तो ये नदियाँ हमें हमारे हमारे भोजन बनाने में भी हमारी मदद करती है। तो नदी भी माँ की तरह कल्याणकारी और पूजनीय है। ठीक है। नदी भी माँ की तरह मनुष्य का लालन पालन करती है। अगर ये नदियाँ ना होती तो आज हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता, अति कठिन होता। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों की, पहाड़ों के बीच की हरी भरी उन्नत भूमि की प्रशंसा की है। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने लेखक ने क्या क्या चीड़, देवदार और चिनार जैसे जंगलों के बारे में भी बताया है। ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? लेख से आगे एक नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के से वर्णन कीजिए। देखिए, ये आपको खुद ही करना है कि आपको नदियों के बारे में और भी कविताएं होंगी, उससे आपको इन दोनों की तुलना करके देखना है कि कौन सा उसमें क्या वर्णन किया गया। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आपको बोला है कि गोपाल सिंह नेपाली की जो कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह की दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, इनको पढ़ने के बाद इस हिमालय की बेटियाँ जो ये पाठ है इनसे इनकी तुलना कीजिए। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ये लेख क्या कहता 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में देखिए नदियों में बहुत बदलाव आए हैं। तब से ये नदियाँ क्या आज भी हिमालय से ही निकलती है, लेकिन आज ये पहले की तरह शुद्ध नहीं रही है ना। अब देखते हैं कि गंगा नदी भी बहुत प्रदूषित हो गई थी बीच में ना। इन सभी नदियों को प्रदूषण ने अपनी चपेट में ले लिया है और धीरे धीरे नदियों का पानी भी क्या हो रहा है, कम भी होता जा रहा है। इन नदियों में जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं और इनके पानी को रोका जा रहा है। आज के समय ये नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई कि इनका पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा है। ठीक है। अब क्या अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? देखिए, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है ये आपको देखिए, लेखक ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इन पर्वतों पर क्या थे, बहुत से ऋषि मुनि ने तपस्या की और भगवान से वरदान भी प्राप्त किए। तो इन्हीं हिमालय पर्वतों के बीच में बसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भी निवास करते थे। ठीक है। तो इसलिए उसे देवात्मा कहा है। अनुमान और कल्पना। अब आपको अपने अनुमान लगाकर और अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर देने हैं। ठीक है। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। ठीक है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करके अपना सुझाव दें। तो लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। लेकिन नदी माँ की भांति मनुष्य का लालन पालन करती कि नहीं करती है। नदियों से हमें पानी मिलता है, उससे हमें भोजन मिलता है, उसी से हमारा लालन पोषण होता है।
तो नदियों की सुरक्षा के लिए नदियों में कूड़ा कचरा डालने पर रोक लगनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? कूड़ा कचरा डालने पर रोक लगनी चाहिए, और जो कूड़ा कचरा डालते हुए दिख जाए तो उस पे उसको क्या है ना, उस पे कड़े कानून बनने चाहिए, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा दोबारा ना करे। और कारखानों से निकलने वाला जो दूषित जल है वो नदियों में मिलने से उसको रोकना चाहिए, ताकि वो जल दूषित ना हो और उसमें जीव जंतु भी नहीं मरेंगे और वह जल पीने लायक भी रहेगा। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखना है आपको। नदियों से क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, नदियों से मनुष्य जीवन को बहुत ही लाभ होते हैं। जैसे नदियों के कारण मनुष्य को उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है। ठीक है, मनुष्य के दैनिक जीवन में पानी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, सब चीज़ में आवश्यकता होती है। पानी के कारण हम जीवित हैं, और मनुष्य को नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। इसकी और क्या होता है, ये क्या होता है, नदियों की वजह से ही हम पत्थरों और जड़ी बूटियों और पौधों को छूकर बहते पानी के कारण नदी के जो जैविक गुण हैं, जो ये जैसे घाटियों में जो होती है ना जड़ी बूटी, तो नदियों का पानी जब इन्हें छूते जाते हैं तो इनके जैविक गुण और बढ़ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे गंगा नदी के में कोई औषधीय गुण पहाड़ियों की हिमालय श्रृंखला में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की उपस्थिति से, जैसे गंगा नदी के जो कुछ औषधीय गुण है वो क्यों बढ़ते हैं? जब वो किसी औषधि से पार होकर आती है तो उसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं जड़ी बूटियों के। इस तरह के पानी में भी लाभ मतलब इस प्रकार के पानी से भी हमें लाभ मिलता है। ठीक है, और बांधों की संख्या बढ़ाने की बजाय नदी के पानी को अगर प्राकृतिक रूप से फैलने और धरती को भरने देना चाहिए हमें। ठीक है, और कृषि के लिए उपजाऊ जो भूमि है वो भी पानी की वजह से होती है। जब पानी होगी तभी तो क्या होंगे, फसलें बढ़ेंगी, है ना। और तो आज नदियों में जो है वो जल कम हो रहा है, जिसके कारण क्या है, लोगों को जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके कारण सभी स्थानों पर हाहाकार भी मचा। तो इसलिए हमें नदियों के महत्व को समझते हुए उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि मनुष्य को पानी के लिए भी तड़पना पड़ेगा। ठीक है, भाषा की बात। प्रश्न 1 क्या है? अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समस्याओं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण दिया है यहाँ पे लेखक ने। क संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबके लगाया करता। तो लेखक कह रहे अन्य पाठ्यों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाएं और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, है ना, ये भी कर सकते हैं। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। हिमालय को ससुर और दामाद को समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं है। तो यहाँ पे भी तुलना हो गई। ये कुछ पंक्तियाँ थी आपके पाठ में ही। ठीक है, प्रश्न 2 क्या है? निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित होती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और। देखिए, इसको हिमालय के कंधे पे, हिमालय निर्जीव है, उसको जीवित बना दिया। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ठीक है, काले लकर। अब देखिए यहाँ पे इसने नदियों को लोक माता बना दिया। ठीक है, पाठ से इसी तरह के उदाहरण आपको ढूंढने हैं। तो ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे पाठ में, वो आपको स्वयं करना है। अब देखिए क्या है, पिछली कक्षा में आप विशेषण, जैसे उन्होंने समुद्र को दामाद बनाया है ना, और हिमालय को क्या बनाया है, माता पिता बना रखा है। इस प्रकार से पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। ठीक है, विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे है विशेषण संभ्रांत। ठीक है, विशेष्य क्या है? वर्षा है, जंगल है, महिला है। तो संभ्रांत किसकी विशेषता बोली थी? महिला की। तो संभ्रांत से क्या है यहाँ पे? महिला। संभ्रांत क्या है? महिला। फिर क्या है? चंचल, नदियाँ, आंगन, वर्षा। चंचल क्या थी? नदियाँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? समतल। समतल क्या है? आंगन है। घना क्या होगा? जंगल। मूसलाधार हो रही है वर्षा। तो इन सब की विशेषता ये सारे शब्द बता रहे हैं। ये विशेषण है और ये है विशेष्य। चलिए अब हम प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोले? द्वंद्व समास के दोनों पद
प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे कि राजा रानी द्वंद्व समास है, ठीक है। राजा रानी, खाना पीना ऐसे ही हो गए। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया। इन्हें खोज का वर्णमाला क्रम मतलब शब्दकोश शैली में लिखी बोला है। जैसे छोटी बड़ी हो गया, है ना। माँ बाप हो गए, सास ससुर ये भी था, ये कुछ शब्द थे। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब, ठीक है। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखे जिसको उल्टे लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द को आगे संज्ञा का नाम भी लिखे, जैसे नदी दीन भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, तो ऐसे ही शब्द आपको लिखने हैं। जैसे तप में पत हो गया, भाववाचक हो गया। राज जरा भाववाचक हो गया। नव वन, है ना, नव का उल्टा करो वन, ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। राम का उल्टा करो मरा, राम मरा, ये क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। ऐसे है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रश्न 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे कि बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है वेत्रवती। ये बेतवा नदी को ही वेत्रवती कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखे। इन नामों के ही अन्य रूप भी लिखने हैं, नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर, ऐसा बोला है लेखक ने। सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस, विपाशा, रूपपुर, अजमेरू, वित्सर, शत्रुद्रुम, वाराणसी, ये इनके नाम हैं, ठीक है। ये इनके अन्य नाम है। जैसे सतलुज का क्या होगा, सत्यद्रुम। सतलुज को क्या नाम दिया है इसमें से, सत्यद्रुम, ये सतलुज का नाम है। रुकिए मैं आपको अच्छे से बताते साफ से। सतलुज का नाम क्या होगा, सतद्रुम, ये है। इसमें से ढूंढ के लिखना ना, ये है। अब रोपड़, रोपड़ का नाम क्या होगा बताइए। रोपड़ का नाम क्या होगा, रूपपुर, ठीक है। झेलम का नाम क्या होगा, झेलम का नाम होगा वित्सा, वित्सता, ठीक है। चिनाब, चिनाब का नाम क्या होगा, चिनाब का नाम होगा विपाशा, ठीक। अजमेर का नाम क्या होगा, अजयमेरू। बनारस का नाम क्या होगा, वाराणसी, ठीक है। अब प्रश्न 7। उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेल करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके, ठीक है। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकारों के में समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उसका विश्लेषण कीजिए। तो ये कार्य आपको करना है, ये कार्य आप करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं तुम्हें शायद ही अपने गांव की याद आती हो। शायद ही मतलब शायद ना आती हो, ठीक है। आज शायद ही बारिश हो, आज शायद बारिश ना हो, है ना। तो ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसा कुछ। अब जैसे हाँ, तो क्या फिर लोग बोलते कि शायद ही वह मुझे पसंद करती हो, तो शायद ना पसंद करती हो, है ना। तो ये है। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पाठ ख़त्म हो गया, ठीक है।